अभी बीजेपी से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही है। कपिल मिश्रा कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की जो जंग थी उसमें आज ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। अब रख रहे हैं, आपने कपिल मिश्रा को सुना। दिबांग, ये बीजेपी इस लाइन पर इस चीज को रखने की कोशिश कर रही है कि दरअसल मजबूरी का ये इस्तीफा है, इस्तीफा उन्होंने अपने मन से नहीं दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो लाइन रख रही है बीजेपी, 2 लाइन रख रही है अगली जगह आप देखें तो। एक तो लाइन ये जो कपिल मिश्रा ने अभी बताई, दूसरी लाइन ये है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मेरे ख्याल से जो काम वाली लाइन है वो उतनी चलेगी नहीं, क्योंकि अगर आप देखें दिल्ली के स्कूलों को तो वाकई में वहाँ काया पलट हुआ है। अगर आप काम पर आ जाते हैं, जो केजरीवाल की कोशिश होगी कि आप काम देखें और मेरी ईमानदारी को देखें, तो उसमें केजरीवाल कहीं आगे रहेंगे। पर कपिल मिश्रा का जो स्टैंड है, अगर उस पर रहती है तो बीजेपी को वाकई में कुछ कहने को होगा। चुनाव में होता क्या है कि आपके पास कहने के लिए कुछ है या नहीं, जो आप बात कह रहे हैं वो तर्कसंगत है कि नहीं, वो जनता के गले उतरती है कि नहीं, आपने अपनी बात जनता तक कितनी पहुंचाई, इस आधार पर आपको वोट मिलता है। एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देख रही हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस से सत्ता आम आदमी पार्टी ने छीनी थी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ। अभी जो चीज़ें हमारे सामने हैं हम सिर्फ उसे देख रहे हैं, और जो होगा भविष्य में भी सामने आएगा। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वहाँ हो रहा है, और जो हो रहा है वो आपके सामने है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दिल्ली भी देख रही है। जो भी होगा, हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं रिएक्ट ही नहीं कर रही उसमें, क्योंकि अभी आज हमारा महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है। पूरे देश की महिलाएं 40वां साल पूरे होने पर आज जश्न मना रही है। मैं उसको में जाना है। जिन शर्तों के साथ जमानत, लेकिन आप जनता से इंसाफ मिलेगा तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, जनता सबसे बड़ी है, सबको इसी को जनता में जाना है, जाएंगे और जनता जो फैसला करेगी सामने आएगा सबके। क्या लगता है कि केजरीवाल एक इमोशनल कनेक्ट करने के लिए दिल्ली के लोगों के साथ एक मास्टर स्ट्रोक है, आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक समझते हैं? मुझे अरविंद जी से मुलाकात किए हुए बहुत समय हो गया है, मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। वो जो भी कह रहे हैं, जितना आपको पता है उतना मुझे मालूम है। धन्यवाद। तो बहुत संभल कर अलका लांबा बोल रही हैं। दरअसल गठबंधन में कहीं किसी तरह की दिक्कत ना हो जाए। हालांकि हरियाणा में तो गठबंधन हो नहीं पाया, दिल्ली में भी लगता मुश्किल ही है। अब ऐसे में दिबांग, भले वो संभल कर बोल रही हो, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता तो बहुत ही कड़े शब्दों में इस पर रिएक्ट कर रहे थे। संदीप दीक्षित को हमने सुना, उसके पहले कुछ नेताओं को हमने सुना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस में भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई एक ही सुर में बोलती है। कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग सुरों में बोलती है, और अगर हम यहाँ न्यूज़ रूम में बैठे हुए हैं और हम तय करते हैं तो हमें मालूम रहता है कि किससे किस तरह की आवाज़ की उम्मीद की जा रही है। तो जो हमने आवाज़ें सुनी उनसे उसी तरह की उम्मीद थी, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस पार्टी का क्या होता है, उनके जो ऑफिशियल प्रवक्ता है, ऑफिशियली जिनको कहा गया इस पर बोलने के लिए, वो क्या कहते हैं वो सुनना इंटरेस्टिंग होगा। वो मेरे ख्याल से कांग्रेस की सही लाइन होगी। अब ये जो बाकी लोग भी बोलते हैं उसका भी असर होता है, ऐसा नहीं है कि उनका असर नहीं होता, उसका भी असर होता है, उस पर भी चर्चा होती है। लेकिन ऑफिशियल जो लाइन है हमें उसका इंतजार करना चाहिए। एक जो बीजेपी ने अभी तक, जो मैं प्रतिक्रिया बीजेपी की सुन रहा हूं, कोई ऐसा ठोस जवाब अरविंद केजरीवाल की चाल का अब तक नहीं आया। मुझे लगता है कि उसकी एक बड़ी वजह है, और इसमें एक केजरीवाल को महारत एक तरीके से है कि वो आपको एक तरीके से सरप्राइज कर देते हैं विपक्ष को। आप अभी भी सोच रहे हैं कि इसका सही जवाब, अलग अलग चीज़ों को टटोला जा रहा है, भार तोला जा रहा है। जिस चीज़ में भार सबसे ज़्यादा आएगा अल्टीमेटली पार्टी की वही लाइन होगी, मुझे ऐसा लगता है। उसी वो प्रक्रिया में है, और चूंकि हम लोग एकदम लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ सिचुएशन में है तो खट से माइक आगे लगा दे रहे हैं, तो अभी तक वो समझने में टाइम लगा रहे हैं कि इसका जवाब कैसा दिया जाए। वो अभी हम जो इसीलिए हर नेता अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनी बात रख रहा है। लेकिन देखिए अभय जी, एक बात तो है, ऐसा लग रहा है कि ये वक्त का तकाजा था कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके से कदम उठाए। उनकी सबसे बड़ी जो राजनीतिक पूंजी थी वो ईमानदारी,
सभी को पता है कि सड़क पर संघर्ष किया इस पार्टी ने, उसके बाद राजनीतिक दल कैसे बना, फिर सरकार में आए, सत्ता में आए, और जब उनकी इस राजनीतिक पूंजी पर ही सबसे बड़ा हमला कर दिया गया, उन्हें बेईमान साबित किया जाने लगा, जेल की सलाखों के पीछे चले गए, तो अब अगर इस वक्त ये कदम नहीं उठाते तो चुनाव में जाते कैसे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो रामकृपाल जी ने टिप्पणी की मैं उससे भी सहमत हूं कि उनके चुनाव जीत जाने से उनके ऊपर लगाई गई कानूनी बंदिशें नहीं हटती, ये सही बात है। उसके लिए उन्हें फिर से अदालत जाना पड़ेगा और अदालत से अपील करनी पड़ेगी कि उन्हें कानूनी बंदिशों से मुक्त किया जाए और ऐसी नियमित खुली जमानत दी जाए जब बाद में मुकदमे का फैसला होता रहेगा, ताकि वो अपने राजनीतिक और सरकारी दायित्वों को खुलकर पूरा कर सकें। ये तो रामकृपाल जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपने निजी तजुर्बे से और दूसरों के तजुर्बे से भी जानता हूं कि अदालतें नई परिस्थिति में बेल के दौरान लगाई गई पाबंदियों को हटा लेती हैं। ऐसा देश में कई बार हो चुका है। मेरे ऊपर भी एक जमाने में आंदोलन करने के दौरान पाबंदी लगी थी, उसके बाद जब हम लोग उस बड़ी अदालत में गए और हमने अपील की कि ये पाबंदियां हटनी चाहिए, मेरे ऊपर तो यात्रा की भी पाबंदी लगी थी। बहुत पुरानी बात है ये कि आप उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, तो पाबंदी हटा ली गई थी। तो पाबंदियां ऐसी हटा भी ली जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर आम आदमी पार्टी इस चुनावी अग्नि परीक्षा से निकलती है और एक अच्छा बहुमत, जैसा कि पिछले 2 बार चुनाव में उसने हासिल किया है, दोबारा हासिल करती है, तो बिल्कुल एक नई परिस्थिति होगी। सब लोग नए दृष्टिकोण से इस पूरी बात को देखेंगे। पुरानी बातें लगभग ओझल हो जाएंगी और पृष्ठभूमि में चली जाएंगी। वो चुनावी जीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनावी जीत मतलब अभय जी, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल पर वर्डिक्ट होगा? जी बिल्कुल, उन्होंने रेफरेंडम बना दिया है ना पूरे मामले को, एक जनमत संग्रह बना दिया है आम आदमी पार्टी के काम पर और अपने किरदार के ऊपर एक रेफरेंडम बना दिया है उन्होंने इस चुनाव को। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि आम आदमी, ये दिल्ली को एक प्रयोगशाला बनाया था नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को एक प्रयोगशाला बनाया था कि पीएमएलए कानून और उसकी दफा 45 के जरिए एक पार्टी को पूरी तरीके से बिल्कुल जड़ किया जा सकता है, उसके पूरे नेतृत्व को जेल में डाला जा सकता है। जमानत मिलेगी नहीं, वो जेल में अनंत काल तक पड़े रहेंगे। अगर अब जमानतों से वो प्रयोगशाला थोड़ी धराशायी हुई है, और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो वो प्रयोगशाला पूरी तरीके से और जो एक बात वो समझाने की कोशिश कर रहे थे रामकृपाल जी कि मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि दरअसल एक ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ये मोडस ऑपरेंडी हो कि जो विपक्ष की सरकार उन्हें कैसे गिराएं, आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल लीजिए फिर इस्तीफा ले लीजिए। तो मैंने इस चीज को भी ध्वस्त किया, ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल कि इसलिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, केजरीवाल जी कब तो जो पहले से उनका स्टैंड रहा है वो तो कट्टर ईमानदार। आज भी उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, यानी कहीं कहीं भगत सिंह से वो तुलना कर रहे थे। तो केजरीवाल जी अपने बारे में तो जो कहना वो पहले से ही कह रहे हैं, कट्टर ईमानदार, सारी चीजें। अभय जी जो कह रहे थे मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अगर आप पार्टी फरवरी में चुनाव जीत जाएगी तो निश्चित तौर पर इस जीत का बहुत बड़ा मैसेज इस देश में जाएगा। ये माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के काम को जनता ने वहां उनको स्वीकार किया है। और देखिए, ये ईमानदार और बेईमान का सर्टिफिकेट ये कोई जनता नहीं देती है, जनता देखती है कि काम करने वाला कौन है, और बेसिकली इस पर बाकी चीजों को बहुत ज्यादा वो ध्यान नहीं देती है। तो मेरा ये कहना है, जैसा वो कह रहे हैं कि फरवरी का चुनाव अगर आप पार्टी के फेवर में जाता है और बड़े पैमाने से जाता है तो निश्चित तौर पर इस चुनाव का, और मैं खुद तो ये कहता हूँ हरियाणा का भी जो रिजल्ट आएगा, इसका एक बड़ा मैं रामकृपाल जी आपको बीच में रोक रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त आतिशी मौजूद हैं। आतिशी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और आज ये जो कदम अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया है, इसके पीछे क्या आपको नजर आ रहा है, क्या आप देख पा रही हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस पार्टी को जमीन से खड़ा किया, ईमानदारी की राजनीति पे खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, अपनी नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों में जाके उन्होंने काम किया, देश के लिए काम किया। अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2013 पे लोकपाल बिल ना पास होने पर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो एक ऐसा व्यक्ति ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे? कोई व्यक्ति ऐसा सवाल कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उनको कहा जाए कि उन्होंने बेईमानी करी है? कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया है, पीएमएलए जैसे सख्त कानून में उनको बेल दे दी है। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, केंद्र सरकार के मुंह पर, सीबीआई के मुंह पर, ईडी के मुंह पर तमाचा मार के, और कह दिया कि जो एजेंसीज हैं ये एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं।
लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी जनता का फैसला चाहते हैं। उस जनता के लिए जिनके लिए उन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी, उन लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने 2013 में अपने पद से इस्तीफा दिया। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों का फैसला जानना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, क्या दिल्ली के लोगों को भरोसा है कि नहीं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, लेकिन आतिशी बीजेपी कह रही है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इस्तीफे के, क्योंकि बहुत सारी की बंदिशें थी कि आप सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, आप फलाना फाइल नहीं साइन कर सकते, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, तो कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। मजबूरी का इस्तीफा कह रहे हैं बीजेपी वाले। अखिलेश जी, बंदिशें अरविंद केजरीवाल जी पे 10 साल से लग रही हैं। फरवरी 2015 में 67 सीट लेके वो मुख्यमंत्री बने थे। मई 2015 में एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन निकाल दिया था मोदी सरकार ने अपनी एमएचए के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी की सारी पावर छीनते हुए। एक के बाद एक ऐसे एलजी लगाए जो रोज रोज अरविंद केजरीवाल पे बंदिशें लगाते रहे। 8 साल की कोर्ट में लड़ाई के बाद अरविंद केजरीवाल सही साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी ताकत दी। 8 दिन के अंदर अंदर बंदिशों के साथ एक नया जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आ गया। बंदिशें अरविंद केजरीवाल पे 10 साल से लग रही हैं, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहे हैं। बंदिशों का कोई मतलब नहीं है। बंदिशें आज कोई नहीं लगती हैं, कल दूसरी लगती हैं, परसों तीसरी लगती हैं। अरविंद केजरीवाल ने हर बंदिश के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए काम करके दिखाया है। लेकिन आप उस आदमी के बारे में सोचिए, वो आदमी जिसने अपनी कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी लोगों के लिए काम करने के लिए, वो आदमी जिसने लोकपाल बिल ना पास होने के लिए अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ दी, कोई चपरासी की कुर्सी नहीं छोड़ता। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी जब उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? उस पर क्या बीत रही होगी ये सोच के कि दिल्ली की जनता ये सोच रही हो सकती है कि मैंने चोरी की है, मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। वो आज भी कुर्सी पे बने रह सकते थे जी, वो आज भी मुख्यमंत्री की तरह काम कर सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपनी ईमानदारी सबसे प्रिय है, सबसे जरूरी है। और जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पे फैसला नहीं देती, उन्होंने ये तय किया है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे। मैं आतिशी आपसे कुछ और सवाल पूछूं उससे पहले, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं दिल्ली की 2 दिन के बाद की मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? देखिए अखिलेश जी, वो तो हमारी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि आगे क्या कदम होंगे। हमने तो कहा है कि हम चाहते हैं कि आप तुरंत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस करिए और नवंबर में चुनाव करवाइए महाराष्ट्र के साथ। हमारी तो ये मांग है। हम तो जनता से फैसला आज चाहते हैं, हम जनता से फैसला अभी चाहते हैं कि कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, हम दिल्ली की जनता का फैसला चाहते हैं। क्या दिल्ली की जनता सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है? हम तो केंद्र सरकार से ये कहेंगे अभी चुनाव करवाइए, अभी हम दिल्ली की जनता का फैसला मांगेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठाएंगे। तो अगर आप ये कह रही हैं तो इस मामले में तो एक विकल्प आपके हाथ में भी है कि आप लोग विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दीजिए। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो सरकार दिल्ली में चल ही नहीं सकती है, इतने विधायक आपके हैं, कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। देखिए एक बार पहले भी 2013 में हमने विधानसभा भंग करी थी, इन्होंने चुनाव ही नहीं करवाया था, ये तो आपको भी पता है। ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है वो कब चुनाव करे। विधानसभा के भंग होने के विदिन 6 मंथ पीरियड कभी भी केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा सकती है। हमारी उनसे ये मांग है कि नवंबर में चुनाव करवाएं। हम जनता से अभी फैसला चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। क्या दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा है कि नहीं है, ये हम आज जानना चाहते हैं। लेकिन एक बात बार बार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से आतिशी, वो ये कहा जा रहा है कि दरअसल जमानत मिली अरविंद केजरीवाल जी को, वो दोषमुक्त करार नहीं दिए हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग इसे प्रचारित कर रही हैं, या फिर सत्य की जीत वगैरह तरीके के बयान जो दिए जा रहे हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन टीवी पे आके कह रहे थे कि अगर ईमानदार हैं तो जमानत क्यों नहीं मिलती, अगर ईमानदार हैं तो जमानत क्यों नहीं मिलती, अगर ईमानदार हैं तो जमानत क्यों नहीं मिलती। आज जमानत मिल गई आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, तो कहते हैं जी जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है। हम तो चाहते हैं कि करो आप ट्रायल, होंगे बरी आम आदमी पार्टी के एक एक नेता, लेकिन आप ट्रायल भी नहीं शुरू कर रहे। 2 साल से आप फर्जी इन्वेस्टिगेशन, फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुद कहा कि वो तो चाहते थे जब केस में बरी हो जाएं तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक तो एक ट्रायल ही नहीं होने देगी, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर ट्रायल हो गया, पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सारे देश के सामने आ जाएगा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो इस स्टेज पर कोर्ट सिर्फ जमानत दे सकता था, कोर्ट ने जमानत दी। इनफैक्ट कोर्ट ने उससे ज्यादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, केंद्र सरकार की एजेंसीज को एक पिंजरे में बंद तोता कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी सिर्फ उनको जेल में रखने के लिए थी, सिर्फ इसलिए थी कि वो जमानत पे बाहर ना आ सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर उनके राजनीतिक षड्यंत्र पर तमाचा मारा है। क्या कर सकती है इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट? एक बात और है, आप लोगों ने सड़क पर लंबे वक्त तक संघर्ष किया जब पार्टी आपकी नहीं बनी थी, जब दिल्ली की सड़कों पर आप तमाम लोग अभी दिखती थी, पुलिस के सामने, वाटर कैनन के सामने, जब आंसू गैस के गोले दागे जाते थे, वो बड़ा संघर्ष चला। उसके बाद आप लोगों ने निर्णय किया कि हम पार्टी बनाएंगे। पार्टी के बाद फिर सत्ता में आए, फिर मुख्यमंत्री बने केजरीवाल साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केजरीवाल जी की सबसे बड़ी जो पूंजी है वो उनकी ईमानदारी है। क्या इस पर डेंट नहीं पहुंचा? ये जो पूरा हम लोगों ने देखा पिछले कुछ महीनों में चीजें चली हैं, आपकी पूरी टॉप लीडरशिप, कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए, सब जेल में गए। बिल्कुल सही कहा आपने अखिलेश जी। अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी पूंजी उनकी ईमानदारी है, और यह फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है। यह फैसला दिल्ली की जनता करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है। और यह फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के हाथ में छोड़ दिया है। और आज उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली के लोगों को लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। आप मुझे बताइए अखिलेश जी, देश के किस नेता में आज ये कहने की हिम्मत है? कोई पार्टी का कोई नेता नहीं है जो जनता के बीच में जाके ये कह सकता है कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। ये चैलेंज सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, अपनी ईमानदारी की वजह से दे सकते हैं, जो उन्होंने काम किया है उसकी वजह से दे सकते हैं। और अब ये फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है। उनके तोते ईडी और सीबीआई नहीं करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं है। यह फैसला दिल्ली की जनता करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं है। नहीं, ये जो आप जिक्र कर रही हैं बार बार तोते वाली बात जो कह रही हैं, जिसमें आप लोगों ने मैना भी जोड़ दिया बाद में, ये हकीकत है कि आज से 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी थी और 12 सालों के बाद सरकार बदल गई, लेकिन जो देश की सबसे उम्दा जांच एजेंसी मानी जाती है, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसके लिए कोर्ट अगर इस तरीके की बात कहता है तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और सोचने वाली बात है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब ये तमाम आरोप लग रहे थे आप लोगों पर, या फिर केजरीवाल साहब जब जेल गए, उसी वक्त अगर वो इस्तीफा दे देते तो क्या परिस्थितियां थोड़ी और अलग नहीं होती? एक और बड़ा अच्छा मैसेज नहीं जाता? देखिए, अगर तब अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सभी सरकारों को गिराने के लिए एक एक करके सभी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लेती। उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद वो ममता बनर्जी को गिरफ्तार करते, पिनरी विजयन को गिरफ्तार करते, सिद्धारमैया को गिरफ्तार करते, स्टालिन को गिरफ्तार करते, एक एक करके विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सरकारें गिरा देते। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वो देश के इस जनतंत्र को बचाना चाह रहे थे। दूसरी बात, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जेल से भी सरकार चल सकती है। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जेल में फाइलें साइन करने पर, सरकार चलाने पर कोई भी रोक नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के बाद इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो इस देश के जनतंत्र को बचाना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जनतंत्र को बचाना चाह रहे थे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली के लोगों का फैसला चाहते हैं कि दिल्ली के लोग ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो ईमानदार हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं और फैसला अब दिल्ली की जनता करेगी कि वो क्या सोचती है। क्या अरविंद केजरीवाल ये बात ठीक है, लेकिन सवाल ये खड़ा होगा आतिशी कि जो फैसला अदालत से आना है, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत चीजें चल रही है, वो जनता की अदालत से कैसे तय हो जाएगा कि कोई भ्रष्टाचारी है या नहीं है?
क्योंकि जनता हर चीज समझती है अखिलेश जी। इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है। इस देश की जनता सही गलत का फैसला करना जानती है। इस देश की जनता ईमानदार और भ्रष्टाचारी का फैसला करना जानती है। जब कोई सरकारें भ्रष्टाचारी हुई हैं, जब कोई सरकारों ने अपने लोगों के लिए काम नहीं किया है, देश की जनता उठा के बाहर फेंक देती है। तो अब ये फैसला दिल्ली के लोग करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है। देखिए, जनता को सब पता है। अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी होते तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही होती, देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में नहीं मिल रही होती। बेईमान तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जहां गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देश की सबसे महंगी बिजली बेचते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होते तो सरकारी स्कूल शानदार नहीं होते, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नहीं होते। ये भ्रष्टाचारी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इसीलिए गुजरात में टेंट में स्कूल चलाते हैं, टूटे फूटे स्कूल चलाते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होते तो शानदार सरकारी अस्पताल नहीं बनाते, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज नहीं करवाते। भारतीय जनता पार्टी जैसे भ्रष्टाचारियों की तरह प्राइवेट अस्पताल खोल रहे होते, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे होते। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होते तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं करा रहे होते। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होते, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा नहीं करवा रहे होते। अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है वो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का सबूत है और दिल्ली के लोग ये देख सकते हैं। उन्होंने देखा है कि जब और सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनके भ्रष्टाचार के दौरान आम आदमी का जीना असंभव होता था। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की वजह से हर इंसान, हर दिल्ली वाला 24 घंटे बिजली पा रहा है। उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, उनको अच्छा इलाज मिल रहा है, दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिल रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल रही है। ये सिर्फ इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। अच्छा, एक बात और बताइए आतिशी, चूंकि खबर इस तरीके की आ रही है कि आप अगली मुख्यमंत्री होने वाली हैं, लेकिन इन सबके बीच मनजिंदर सिंह शाह जो कि बीजेपी के नेता है, वो एक नई थ्योरी लेकर भी आए हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वो बयान सुनवाया भी था टीवी पर हर किसी को, कि केजरीवाल साहब ने 2 दिन का वक्त इसलिए लिया है ताकि जनता अपने एमएलएस को, विधायकों को कन्विंस कर सके कि आप सुनीता केजरीवाल को बना दो अगला मुख्यमंत्री। देखिए, अब सिरसा जी और भारतीय जनता पार्टी की भी तो ये परेशानी है ना कि वो ये तो कह नहीं सकते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमने काम किया है, हमारे काम पे वोट दो। दिल्ली के लोगों ने देखा है ना उनका काम। दिल्ली के लोगों ने 15 साल एमसीडी में उनका काम देखा है। दिल्ली के लोगों के रिश्तेदार फरीदाबाद में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, जहां पे सड़कें टूटी हुई हैं, जहां पे 8-8 घंटे पावर कट लगते हैं, जहां पे एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, जहां पे सारे सरकारी अस्पताल टूटे फूटे हैं। तो वो क्या करेंगे? वो कोई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बताएंगे? अपने काम पे तो वोट मांग नहीं सकते, अपनी ईमानदारी पे तो वोट मांग नहीं सकते, क्योंकि फिर सब लोग मोरबी के पुल की फोटो लेके खड़े हो जाएंगे, बिहार के टूटते हुए पुलों की फोटो लेके खड़े हो जाएंगे, गुजरात के स्कूल की फोटो लेके खड़े हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की फोटो लेके खड़े हो जाएंगे। तो जो अपने काम पे वोट मांग सकता है वो अपने काम पे वोट मांगता है, जो ईमानदारी पे वोट मांग सकता है वो ईमानदारी पे वोट मांग सकता है, जो नहीं मांग सकता वो और क्या करेगा। अच्छा, आप तैयार हैं ना? लेकिन आतिशी, अगर आपको ये मौका मिलता है, अगर आपको ये दायित्व दिया जाता है, तो उसके निर्वहन के लिए आप तैयार हैं पूरी तरीके से? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए काम करती रही है, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है, दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों के लिए काम करने से कोई नहीं रोक सकता, भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र करे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आतिशी, बिल्कुल छोटा सा सवाल, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन बिल्कुल आखिरी सवाल है, अगर आप मुख्यमंत्री बनती हैं दिल्ली की, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगी? आपके दिल के बहुत करीब ऐसी चीज जिसको लेकर आपके दिमाग में हमेशा चलता हो कि मुझे अगर इतना बड़ा मौका मिल। हाँ, देखिए अखिलेश जी, दिल्ली के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती आई है, काम कर रही है, काम करती रहेगी। हम 24 घंटे बिजली देते आए हैं, हम 24 घंटे बिजली देते रहेंगे। हम फ्री बिजली देते आए हैं, हम फ्री बिजली देते रहेंगे। हम अच्छे सरकारी स्कूल बनाते आए हैं, हम अच्छे सरकारी स्कूल बनाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा। और हम तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, अभी चुनाव करवाओ, करो चुनाव की घोषणा और होने दो दिल्ली की जनता का फैसला, कि दिल्ली की जनता फैसला करे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता की अदालत में आप लोग जाना चाह रही हैं फौरन, ताकि जनता ये तय करे कि ये जो बातें चल रही हैं, जो अदालत में मसला है, उसमें केजरीवाल क्या बेदाग हैं कि नहीं। जनता की नजर में अदालत की प्रक्रिया पूरी अलग है। दिल्ली में समय से वैसे पहले चुनाव नहीं हो सकता है। सूत्र हमें एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं
नवंबर में चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है चुनाव आयोग। ये एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, सूत्र हमें बता रहे हैं कि इतने कम समय में चुनाव की तैयारी मुमकिन नहीं। केजरीवाल ने दरअसल नवंबर में चुनाव करवाने की मांग की थी। आप आतिशी को सुन रहे थे अभी एबीपी न्यूज पर, वो भी बार बार यही कह रही थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, क्या अपडेट और है इस बाबत आपके पास? देखिए, एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक चुनौती जरूर दी जल्दी चुनाव कराने की मांग करके, लेकिन मुझे चुनाव आयोग के सूत्रों ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वो जल्दी चुनाव नहीं करा सकते। इट इज टू शॉर्ट अ पीरियड, बहुत छोटा सा अंतराल है जिसके दौरान ये चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग प्रिपेयर्ड नहीं है। और आप जानते हैं 2 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दो विधानसभा चुनाव पेंडिंग है। ऐसे में समय पर ही विधानसभा चुनाव दिल्ली का कराया जा सकता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने जो ये मांग की है नवंबर में विधानसभा चुनाव कराने की, अर्ली चुनाव कराने की, वो कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है, क्योंकि अभी इसकी प्रिपेयर्डनेस नहीं है। और हम कह सकते हैं कि एक तरह से चुनाव आयोग की तरफ से इस मांग को इनकार कर दिया गया है। बिल्कुल, तो एक बड़ी खबर आशीष ने आपको जानकारी दी हमारे सहयोगी ने कि सोर्स हमें बता रहे हैं कि चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं है, कि इतने कम वक्त में चुनाव नहीं करवाया जा सकता है। जो मांग की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री नेता ये बात कह रहे हैं कि नवंबर में ही चुनाव हो जाए ताकि पता चल जाए, जनता ये वर्डिक्ट दे दे, जनता का जनादेश आ जाए सामने कि केजरीवाल ईमानदार हैं कि बेईमान। ये सवाल के साथ, इसी सवाल के साथ केजरीवाल चुनाव में जा रहे हैं। तो दिल्ली में समय से पहले चुनाव नहीं हो सकता है, सूत्र हमें बता रहे हैं। चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं है, इतने कम समय में चुनाव की तैयारी मुमकिन नहीं है। दिबांग, वैसे ये तो सच है कि इतने कम समय में चुनाव कैसे हो जाएगा, ये एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर ही चीज हम देख सकते हैं क्या, जो केजरीवाल साहब का बयान सामने आया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये एक बात कहने वाली है। अब चुनाव आयोग अगर ये कहता है नहीं चुनाव हो सकता, तो केजरीवाल उसके लिए भी कहेंगे आपको हार का डर है। आप अपनी बात कितने सफाई से, कितनी अच्छी तरीके से क्या जवाब दे पाते हैं, वो उसका, ये राजनीति बेसिकली उसका खेल है। जो मैं आपको बोल रहा था कि जब आप आम आदमी पार्टी के पास आज कहने को बहुत कुछ है, देखिए ना, वो लगातार साफ ये कह रहे हैं कि काम पर बात ला रहे हैं। वो बीजेपी जो अगर काम पर उनको घेरने की कोशिश कर रही तो वहाँ उनको मुश्किल होगी। आम आदमी पार्टी की सारी कोशिश है केजरीवाल पर और उनके काम पर, आम आदमी के काम पर, दिल्ली में जो उन्होंने काम किया उस पर ये चुनाव को टिकाया जाए, वहाँ उनको मुश्किल होगी। अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि भाई हम नहीं करवा सकते इतनी जल्दी चुनाव, तो इस पर भी वो ये कहेंगे कि उनको ज़रूर बीजेपी वालों ने कहा है कि भाई अभी चुनाव मत करवाइए, हमें और अपनी स्थिति सुधारने दीजिए। महाराष्ट्र में भी इन लोग यही कर रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं, पर ये जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। आपके जो जानकार हैं, पत्रकार हैं, वो भी यही कह रहे हैं, जैसे रामकृपाल जी भी यही कह रहे हैं ना कि अगर वो जीत जाते हैं तो बड़ी बात होगी। यानी जो फैसला, जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक तरफ रह जाएगा, बात इधर निकल आएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो लगातार जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं, इनकी पार्टी वाले कह रहे हैं, जानकार लोग भी जो कह रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी चाल चली है इस बार इस इस्तीफे के साथ, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चाल और उनकी पॉलिटिकली बहुत महत्वपूर्ण चाल, और जो मैं शुरू में कह रहा था कि उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। राजनीति में टाइमिंग अगर आपकी सही हो तो मुश्किल से मुश्किल मझधार से आपकी नैया पार जाती है, और वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। सौरभ भारद्वाज को जरा पहले सुन लेते हैं। चुनाव था, ये एक अलग चुनाव है। पिछले 3 बार से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट देती है और विधानसभा में 3 सीटें देती है, 8 सीटें देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई मालूम है। नवंबर में चुनाव कराए जाने की वकालत की उन्होंने इसकी मांग की। आपको लगता है कि विधानसभा भंग किया जाना चाहिए? अब आप लोगों की तरफ से इसका क्या प्रस्ताव जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है चाहे फैसला कोर्ट का हो या जनता को तुरंत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार और सीबीआई जानबूझ के इस फैसले को भी रोक रही है, ट्रायल शुरू नहीं कर रही है। 2 साल हो गए, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई। केंद्र सरकार चाहती है ट्रायल शुरू ना हो, फैसले ना हो, विधानसभा भंग किया जाएगा ताकि जल्दी। ये हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। हम इंतजार करेंगे। अभी मुख्यमंत्री को चुनने की जो बात है कि पीएससी की मीटिंग में अभी विधायक दल की बैठक होगी, क्या चुने गए विधायक या मंत्री उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, इसके बारे में अभी कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं हुई है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी, और हम विधायक, मंत्री या जो मुख्यमंत्री बने, उस सबका सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि कैसे जनता की अदालत में इस अग्नि परीक्षा को पार करके अरविंद केजरीवाल जी को उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। कई राज्यों में ऐसा दिखा कि जो नए सीएम बने चुनाव के बाद जो परिणाम है उसके बाद परिस्थितियां काफी बदली हुई दिखी।
आपको लगता है कि ऐसा कुछ ऐसी कोई आशंका? देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल का अपनी जनता के ऊपर भरोसा है। अरविंद केजरीवाल रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जिन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के 10 साल तक झुग्गी झोपड़ियों के अंदर काम किया। उन्हें नहीं मालूम था कि आम आदमी पार्टी बनेगी, वो कल को मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल रिस्क लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जनता के ऊपर फैसले छोड़ते हैं। जनता जो सोचेगी वो अरविंद केजरीवाल के लिए करेगी। तो मुख्यमंत्री की जो ये कुर्सी है वो अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी, ये कहते हुए नजर आए सौरभ भारद्वाज को आपने सुना। अब एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है इस पूरी खबर में, आप देखिए तो इसका एक पहलू ये भी है कि हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहा है, बिल्कुल चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। वहां पर आपको पता है आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। रामकृपाल जी, क्या वहां भी इसका कोई असर आप देखते हैं, ये जो अरविंद केजरीवाल ने अभी कदम उठा लिया है? देखिए, निश्चित रूप से मैं केवल इतना ही कहता हूं कि मतलब कोई निर्णायक, अब हरियाणा में जो स्थिति है, जो अरविंद केजरीवाल जब तक जेल थे अब वो बाहर आ गए हैं, तो जो भी आप पार्टी जो स्थिति में थी उससे बेहतर स्थिति में रहेगी, नो डाउट। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा कि उसकी हवा चलने लगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने से आप पार्टी में एक नए तरह का संचार आया है और एक मजबूती मिली है उसको। और आज का जो ये फैसला है, मैं निश्चित तौर पर कहूंगा, जैसे चाहे वो मजबूरी का फैसला हो, आपदा में अवसर तलाशने का, लेकिन आप पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए एक मौका तो है कि जैसे एक विक्टिम की, मान लीजिए हम इतने दिनों के बाद जेल में रहे, अब निकले हैं, तो जो भी आप पार्टी को लेकर के थोड़ा दुविधा में रहा होगा, मुझे लगता है उसकी सिंपैथी अरविंद केजरीवाल की तरफ आएगी। देखिए, लेकिन फाइनल फरवरी में क्या होता है मैं ये नहीं कह सकता। एक बात बता दूं आपको, जैसे बेल मिलने पर जितनी बातें की जा रही हैं, एक चीज हम जनता ये भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इस पूरे मामले में, शराब के मामले में 330 करोड़ रुपए ये तो आए हैं और इसका घपला है, ये पक्का है। अब सवाल इस बात का है कि ये लिया किसने है, इसके लिए गुनाहगार ऐसे होता जैसे घर में से कोई आपके चोरी हो गई हो, एक अंगूठी चली गई हो और घर के सब लोग कहते हैं हमने नहीं लिया, तो अंगूठी तो गई है। अब ये अदालत देखेगी कि वो तलाश पाती है कि नहीं, किसके लिए कौन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि शराब के मामले में 350 करोड़ या 333 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये बात सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक बड़ी खबर आ गई है, पहले ये दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के अगले सीएम को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, सीएम की रेस में आतिशी और सौरभ भारद्वाज आगे हैं। आतिशी का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको हम बता दें, चूंकि अब अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, ये सवाल है राजनीतिक फिजाओं में यहां पर। तो अपडेट यह है कि सीएम की रेस में आतिशी भी हैं और सौरभ भारद्वाज भी। हालांकि आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। आपने देखा था कि इस तरीके की महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्हें पहले दी गई थी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उस दौरान भी। यहां तक कि झंडा फहराने के लिए भी आतिशी का नाम ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने रखा गया था, उस पर अलग तरह के विवाद हुए थे। तो आपको बता दें कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये दो नाम अभी फिलहाल सबसे आगे चल रहा है कि ये दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और इन दोनों में भी आतिशी का नाम अभी सबसे ऊपर है, यानी नंबर 1 पर आतिशी और फिर सौरभ भारद्वाज। लेकिन होगा क्या, ये 2 दिन के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया चुकी कि 2 दिन के बाद अपना इस्तीफा देंगे। तो जब वो इस्तीफा दे देंगे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर 2 नाम सामने आ गए हैं। सीएम की रेस में आतिशी भी हैं और सौरभ भारद्वाज भी हैं। हालांकि आतिशी को लेकर यह अपडेट है कि प्राथमिकता उन्हें दी जा सकती है, यानी सबसे ऊपर अभी इस रेस में सबसे आगे वो चल रही हैं। मेरे साथ दीपक रावत जुड़ गए, हमारे सहयोगी, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हर खबर आप तक लगातार वो पहुंचाते रहे हैं। दीपक, इस पर क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी तक की जो सूचना मिल रही है अखिलेश की सोर्सेज के हवाले से, 2 ही नाम ऐसे हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त भरोसा जता रहे हैं और पिछले लंबे समय से जताते रहे हैं। वो है आतिशी का और दूसरा सौरभ भारद्वाज का। जब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल चले गए तो उसके बाद इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और उसके बाद चीजें आगे बढ़ाई गई। जब अरविंद केजरीवाल नहीं थे तब भी इन्हीं दोनों ने सबसे ज्यादा विभागों को संभाला और सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाया। तो ऐसे में सबसे पहले अगर किसी नाम की बात करूंगा तो आतिशी है। आतिशी के पास 1 दर्जन से ज्यादा विभाग हैं।
विभाग के बारे में अरविंद केजरीवाल को चिंता थी, वो विभाग उन्होंने तुरंत आतिशी को सौंप दिया था। सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री के तौर पर उनको 15 अगस्त के दिन झंडा आरोहण करने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने आतिशी के नाम को आगे किया। आतिशी से जेल में कई बार मुलाकातें करी हैं अरविंद केजरीवाल ने और सरकार की कामकाज को कैसे आगे चलाना है इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो सबसे पहला नाम इस वक्त जो सोर्सेज के हवाले से सामने आ रहा है अखिलेश, वो आतिशी का ही है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका दीपक। तो कुल मिलाकर जो बड़ी खबर ये कि दो नाम सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम फिलहाल इस रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। ये चीज तो अभय जी वैसे पहले भी नजर आ रही थी। अगर आप देखिए जिस तरीके की जिम्मेदारियां आतिशी को दी गई थी या फिर जब मुख्यमंत्री जेल में थे तो उन्होंने आतिशी का नाम सामने रखा था कि ये झंडा फहराएं, तो कुल मिलाकर लग रहा है कि शायद आतिशी ही बनेंगे अगली मुख्यमंत्री। नहीं, ये अनुमान मुझे भी काफी ठीक लगता है। अब मैं जरा एक थोड़ी दूसरी बात कहना चाहता हूं जो काफी देर से अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी स्तब्ध लग रही है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काफी दिनों तक काफी देर तक स्तब्ध रहेगी। आला कमान दिल्ली की भाजपा से पूछेगा कि भाई अब क्या किया जाए, चुनाव जल्दी कराए जाए कि बाद में कराए जाए। अगर दिल्ली की भाजपा कहती है कि चुनाव जल्दी कराने में फायदा है और आला कमान भी उससे सहमत होता है, तो आप पाएंगे कि जो चुनाव आयोग से सूत्र तथाकथित सूत्रों के जरिए बात कही जा रही है वो बात बदल जाएगी। तो चुनाव आयोग आनंद फानन में दिल्ली में चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगा, नवंबर में नहीं तो दिसंबर में तैयार हो जाएगा। तो वो तो निर्भर ये करता है कि दिल्ली की भाजपा क्या चाहती है और आला कमान के साथ उसका सुर और उसकी रणनीति मिलती है कि नहीं मिलती है। चुनाव आयोग बदल जाएगा, इसके अंदर जल्दी चुनाव कराने की बात होगी। अभी तो दिल्ली की भाजपा को बहुत कुछ सोचना है, लेकिन अगर वो फटाफट सोच लेती है तब देखिए कुछ और होता हुआ नजर आएगा। अच्छा दिबांग, ये पहले मैं इसी पे थोड़ा बात करना चाह रहा हूं। जो आतिशी का नाम और सौरभ भारद्वाज का नाम, दो नाम सामने आ रहे हैं, इसमें आपके मुताबिक क्या लग रहा है कौन अभी आगे है? देखिए, एक तरीके से अगर आप केजरीवाल के भाषण को सुने तो एक तरीके से साफ हो जाता है कि उन्होंने कहा कि मैंने जेल से चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी में मैंने कहा कि आतिशी को मौका दिया जाना चाहिए झंडा फहराने का। तो साफ है कि उनके एब्सेंस में वो एक तरीके से आतिशी को झंडा फहराने की बात कर रहे थे। माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, मेरे साथ संजय सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और आज का ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी का कि अब हम वो 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे, क्या इसके पीछे आप लोगों की स्ट्रेटजी, क्या रणनीति और कैसे आप देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक गहरी साजिश करके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश करती है, विधायकों की खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ करने की कोशिश करती है। जो काम उन्होंने अलग अलग राज्यों में जो प्रयोग उन्होंने सफल किया, वो प्रयोग पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने जज्बे, अपनी बुद्धिमानी और अपने हौसले से पस्त किया और फेल किया। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी रही, हमारी सरकार चलती रही, नंबर 1। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को साफ कर दिया कि अमित शाह और मोदी का तोता है सीबीआई ईडी, और इसी के कारण गिरफ्तारी जो है वो राजनीति से प्रेरित थी, दुर्भावना से प्रेरित थी। न केजरीवाल जी के घर से कोई पैसा बरामद हुआ, न कोई संपत्ति बरामद हुई, न मनीष सिसोदिया के घर से कोई पैसा संपत्ति बरामद हुई। इस मामले में कुछ नहीं था, झूठ का पुलिंदा था। इन झूठे आरोपों का जवाब दिल्ली की महान जनता देगी और ईमानदार है कि गुनहगार है अरविंद केजरीवाल, इस बात पर प्रचंड बहुमत देकर अपनी मोहर लगाएगी दिल्ली की जनता। नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, इस अभियान के साथ, इस उम्मीद के साथ आज ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है और जनता के बीच में वो जाएंगे। आपने देखा होगा कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कमिश्नर की नौकरी त्याग पत्र देके झुग्गी बस्तियों में रह के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिनों में इस्तीफा देके जनता के बीच में गए और 67 सीटें लेके आए, 62 सीटें लेके आए। तो आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता जवाब देगी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होके, मौका आने पे आप देखिएगा। नहीं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है, संजय जी, बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ये मजबूरी का इस्तीफा है, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, उनके सामने कई तरह की पाबंदियां थी, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, यहाँ ये फाइल नहीं देख सकते, तो मजबूरी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये अजीब बात है अखिलेश जी, ये अजीब बात है। हमारी फाइलें रोकने में कोई कमी छोड़ी है क्या उन्होंने? हमारे काम में अड़चन लगाने में कोई कमी छोड़ी है क्या उन्होंने? आपको याद नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री को 9 दिन तक
एलजी के घर में धरना देना पड़ा, लेकिन उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का काम कराया, उन्होंने बिजली फ्री का काम कराया, पानी फ्री का काम कराया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, अच्छे स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, इलाज फ्री दिया। एक सरकार भाजपा की बता दीजिए पूरे देश में जहां पर दिल्ली जैसे स्कूल बने हों, एक सरकार बता दीजिए जहां पे बिजली फ्री देते हो, जहां पानी फ्री देते हो, जहां सारी सुविधाएं देने के बाद मुनाफे का बजट दिया हो, एक सरकार बता दीजिए। और ये इसलिए संभव हो पाया कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता हैं और उन्होंने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की, ईमानदारी से सरकार चलाई, सब कुछ निःशुल्क और फ्री करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। एक उदाहरण बताइए ना, 27 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को गुजरात में टेंट का स्कूल बनाना पड़ता है, एक स्कूल उनको अहमदाबाद में नहीं मिलता जहां पे वो अपनी फोटो खिंचा सके। हमने देखा गुजरात के विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ। तो इसलिए मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि ईमानदारी और बेईमानी देश की जनता को खुली आंखों से दिख रही है कि एक तरफ वो पार्टी है जिसके नए नए पुल गिर जाते हैं, एक्सप्रेस वे गिर जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां गिर जाती हैं, दूसरी तरफ वो नेता है अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, इतने सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट देता है। तो ये तो साफ तौर पे खुली किताब की तरह दिख रहा है जी। लेकिन अब उनके आरोपों का जवाब दिल्ली की जनता दे देगी। ठीक है, लेकिन संजय जी एक सवाल और भी है, और इसलिए ये सवाल आप लोगों से बार बार पूछा जाता है क्योंकि आप लोगों ने एक बड़ा लंबा आंदोलन किया, संघर्ष किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहे, फिर पार्टी बनाकर सत्ता में पहुंचे, तो नैतिकता और शुचिता की आप लोगों से उम्मीद भी इस लिहाज से ज्यादा की जाती है। ऐसे वक्त में जब ये तमाम आरोप लगे अरविंद केजरीवाल पर, तो क्या उनको उसी वक्त इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था कि इतना लंबा उन्होंने इंतजार किया? इससे अच्छा सवाल नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, सिद्धांतों की उसूलों की बात आई तो 49 दिन के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहां मामला क्या था अखिलेश जी? यहां मामला यह था कि वो हमारी पार्टी और हमारी सरकार को खत्म करना चाहते थे। वो महाराष्ट्र का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते थे, वो अरुणाचल का प्रयोग, उत्तराखंड का प्रयोग, मध्य प्रदेश का प्रयोग, कर्नाटक का प्रयोग, गोवा का प्रयोग, खरीद फरोख्त का प्रयोग, खोखा का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते थे। और अगर इस प्रयोग में सफल हो जाते तो मेरी बात याद रखिएगा, वो ममता बनर्जी की भी सरकार गिराते, वो स्टालिन की भी सरकार गिराते, वो भगवंत मान की भी सरकार गिराते, वो विजयन जी की भी सरकार गिराते, सिद्धारमैया की भी सरकार गिराते। ये चलन चल जाता देश में कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उनका इस्तीफा लिया, उनकी सरकार गिराने की कोशिश की, दिल्ली में यही प्रयोग सफल हो जाता, फिर यही काम वो पंजाब में करते। 2 मुकदमा ही तो लिखना है झूठा, उठा के जेल में डाल देना है, इस्तीफा लेके सरकार गिराना है। उस प्रयोग को अगर किसी ने ध्वस्त किया, झूठ के पहाड़ को अगर किसी ने गिराया तो अरविंद केजरीवाल ने गिराया। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया भारत के संविधान को बचाने के लिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया विधायकों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया देश की उम्मीदों को बचाने के लिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस्तीफा और पद तो अरविंद केजरीवाल के लिए कोई मायने नहीं रखता। जो आदमी कमिश्नर की नौकरी छोड़ सकता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी 49 दिन में छोड़ सकता है, उसको पद का लालच है। वो लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए थी, वरना देश भर में विपक्षी सरकारों को गिराने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में की थी वो शुरू हो जाता। नहीं, लेकिन एक बात और भी है, जैसे जो मामला अदालत में है, कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, उसके तहत उसका निर्णय होगा, तो आप लोग जनता की अदालत में जाकर कैसे ये पूछेंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि भ्रष्टाचारी हैं? वो तो अदालत से फैसला आएगा ना। भाई ये क्या आरोप लगा रहे हैं भाजपाई? ये तो भाजपाइयों का आरोप है ना। चुनाव किससे लड़ना है? भाजपाइयों से लड़ना है, तय हो जाएगा। भाजपा बेईमान है, वो राज्यों में, मैंने तो उदाहरण दिया, एक्सप्रेस वे गिर जाता है, पुल गिर जाता है, मूर्तियां गिर जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। ये भाजपाइयों का काम है, केजरीवाल का काम है ऐसे सरकारी स्कूल बनाओ जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल का स्कूल देखना है। हमने वो काम किया कि मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कोफी अन्नान जी लिख के गए थे कि ये सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य का मॉडल है। तो
हमारे काम से कहां आप लड़ पाएंगे, हमारी ईमानदारी से कहां आप लड़ पाएंगे। आइए चुनाव के मैदान में, आइए जनता के बीच में फैसला होगा, इसलिए जा रहे हैं जनता के बीच में। तो आप लोग चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए? मनगढ़ंत और झूठे हैं, ये तो ध्वस्त हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, ये झूठ का पहाड़ इनका गिर चुका है, झूठ का पहाड़। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहाँ आया अभी संजय जी? अभी तो तारीख पे तारीख लेते रहे। हाँ, निर्णय नहीं आया, फैसले का हम लोग को अभी इंतजार करना चाहिए। अरे निर्णय तो 20 साल में नहीं आएगा अखिलेश जी। आप लेकिन एक चीज मुझे बताइए ना, कोई संपत्ति, कोई पैसा, कोई सोना, कोई गहना, कोई जमीन का टुकड़ा, कोई फ्लैट, कोई 1 इंच जमीन केजरीवाल जी की निकली कहीं? तो झूठ का पहाड़ आप खड़ा कर रहे हैं, करते रहिए। उस झूठ के पहाड़ को अब जनता भी ध्वस्त करेगी, इसलिए हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। तो जल्दी क्यों चाह रहे हैं चुनाव आप लोग? ये तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब अगर महाराष्ट्र का हो रहा है तो साथ ही दिल्ली करा ले, इसमें क्या दिक्कत है? तो भाजपा तो गए थे राष्ट्रपति जी के पास, अभी तो भाजपाइयों ने जाके ज्ञापन दिया था दिल्ली में सरकार को बर्खास्त करो, फलाना करो, तो चुनाव पहले हो जाएगा, इसमें क्या आपत्ति है उनको? नहीं, लेकिन आपके पास जनादेश तो है ना अभिशासन का, चुनाव तो फरवरी में होने हैं। वो तय करना है चुनाव आयोग को। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक साथ देश के चुनाव होने चाहिए, पहले तो आपने गलती यही की कि हरियाणा और जम्मू का किया, झारखंड और महाराष्ट्र साथ नहीं किया। चलो नहीं किया, अब दिल्ली का साथ कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसलिए उन्होंने कहा यह बात। बाकी उनकी मर्जी है, फरवरी में कराएं कि नवंबर में कराएं। ठीक है, एक आखिरी सवाल संजय जी, आप क्या चाहते हैं, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो? देखिए, तो विधायक दल की मीटिंग में तय होगा, और इसको स्पष्ट रूप से आज केजरीवाल जी ने कहा भी है अपने भाषण में कि विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें अगले मुख्यमंत्री का फैसला होगा। नहीं, तो आतिशी का नाम बताया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि फिलहाल इस रेस में सबसे आगे हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले? मैं ये कह रहा हूं कि विधायक दल की मीटिंग होने दीजिए, केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, वो तय करेंगे। चलिए ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने इतना वक्त निकाला, धन्यवाद आपका। दिवांग, आपने भी सुना संजय जी को, और मैं अब चर्चा को थोड़ा इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की, आपने संजय सिंह को सुना, उसके पहले आतिशी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, क्या आपको लगता है कि वाकई में फिलहाल आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के चुनाव के लिहाज से फ्रंट फुट पर है? जी हाँ, बिल्कुल। आप ये देखिए कि अगर आप फ्रंट फुट पे ना भी माने तो जिस स्थिति में पहले थी, यानी ये जो 12 बजे से पहले जिस स्थिति में थी, उससे अब बहुत गुणात्मक परिवर्तन है, एक सकारात्मक परिवर्तन है। उनके पास कहने को कुछ है। देखिए, चुनाव में क्या है, आपके पास कुछ कहने को होना चाहिए, तथ्यपरक ऐसा हो, बिल्कुल आप उसको नापें तौलें, इतना समय नहीं होता। आपके पास कुछ कहने को है क्या? नहीं। उनके पास एक इमेज है केजरीवाल का, एक ऐसा इनकम टैक्स कमिश्नर जिसने इस्तीफा दिया, जिसने आंदोलन किया, जो मुख्यमंत्री रहा, जिस पर आरोप लगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। ये कहानी है। अब कैसे उसमें आप इस कहानी को आप कैसे फोकस में लाएं? आप फोकस में लाने के लिए उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। अब अगर आप उनके काम पर बात करते हैं तो काम पर उनको कहने के लिए बहुत कुछ है। आप देखिए, मेलाना ट्रंप से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है, उसके फ्रंट पेज पर इस पर अखबार पर आर्टिकल छपा दिल्ली के स्कूलों पर। तो कहने के लिए काम के किया कि नहीं किया, उस पर बहुत कुछ कहने को है। ईमानदार, उनके पास एक ब्रांड है, एक छवि है, नेता है, वो वहाँ पर मौजूद है, उसकी ईमानदारी बची रहेगी। वो तो दिमाग जो आप कह रहे हो, डेंट हो रहा है इस तरह के आरोपों से, या जो मामला चल रहा है। जी हाँ। आरोपों से तो डेंट हो रहा है, लेकिन आप फोकस कैसे उस तरफ लाएं, अपने काम पर कैसे फोकस लाएं, वो यहाँ पर वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जो काम वाला जो उनका एरिया है, उधर लाने की कोशिश कर रहे हैं उस चुनाव को, और ऐसे में जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद सियासी संग्राम की स्थिति भी नजर आ रही है। आपको जरा सुनवा देते हैं किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत, और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं, तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है कि अगर वो सोचते हैं कि ईमानदार हैं तो भारी बहुमत के साथ फिर आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है।
दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है। लोकसभा में केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि बीजेपी नेताओं के बयान जो अभय जी आ रहे हैं उसमें खास बात देखने को मिल रही है कि वो नैरेटिव करने का प्रयास ये किया जा रहा है कि दरअसल इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, स्वेच्छा से इस्तीफा देना पड़ा, मजबूरी का इस्तीफा है ये। नहीं, वो तो ये कहेंगे ही, उसमें कोई बात नहीं है। उनको कहना भी चाहिए, कुछ तो वो कहेंगे ही, कुछ उनकी रणनीति भी होगी और आगे भी धीरे धीरे करके रणनीति वो खुलकर सामने आएगी। लेकिन दिमाग ने जो विश्लेषण किया है मैं उससे सहमत हूं। इस वक्त स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्तब्ध है और कांग्रेस को नहीं पता है कि क्या किया जाए। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे चुनाव को जो होने वाला है, नवंबर में हो या फरवरी में हो, एक तरह के रेफरेंडम, एक तरह के जनमत संग्रह में उसने बदल दिया है। और जनमत संग्रह 2 मुद्दों के ऊपर होगा। एक तो अरविंद केजरीवाल के किरदार के ऊपर होगा और सरकार ने क्या किया है पिछले 10 साल में उसके ऊपर होगा। ध्यान कीजिए, 2019 का चुनाव भी उन्होंने कहा था कि हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। आमतौर पे पार्टियां काम पे वोट नहीं मांगती हैं, वो और तमाम सारे फंडे, तमाम सारी हवाएं लेके आती हैं, उसके हिसाब से वो चुनाव लड़ती हैं। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने काम को दिखा के वोट मांगने की कोशिश करती है और उसको वोट अभी तक मिलता भी है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, ये चुनाव आम आदमी, ये पिछले 1.5 साल जो थे, ये आम आदमी पार्टी के लिए आर एंड पार के साल थे। उसमें से उस जो जाल रचा गया था, जो शिकंजा था, उस शिकंजे से ये लोग अब बाहर निकल आए हैं। अब इनके हाथ में है कि उस शिकंजे को ध्वस्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। दिल्ली नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है कि विपक्ष मुक्त लोकतंत्र कैसे बनाया जाए। नहीं, कानून के जरिए, लेकिन कानून के खास इस्तेमाल के जरिए कैसे बनाया जाए। लेकिन अभय जी, एक सवाल ये भी है, रामकृपाल जी से मैं समझना चाहूंगा, पिछले 10 सालों में यमुना में बहुत पानी बह गया। ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि अरविंद केजरीवाल की अभी भी वही छवि है जो 10 साल पहले भी होती थी। अब जो रेफरेंडम की बात बार बार कही जा रही, क्या वो जनादेश के लिए एक तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या ये अभी से मान लिया जा सकता है कि उनके पक्ष में ही जाएगा? देखिए अखिलेश जी, हम लोगों ने, अभय जी ने भी और दिवांग भाई ने भी बहुत कुछ देखा है। शीला दीक्षित कितने समय तक रही? शायद 15 साल या मतलब 2 टर्म से ज्यादा ही थी वो। लेकिन और लगता था कि जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ, दिल्ली को एक फेस, पूरा उसका चेहरा बदला, काफी कुछ हुआ और उसके बाद पता चला इलेक्शन से गायब हो गए। तो मेरा कहना भी 5 महीने हैं। अभी जो भी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मुश्किल से 2 घंटे हुए हैं, 12 बजे शुरू हुआ। अभी 2 दिन बाद जब कोई नया मुख्यमंत्री आता है, 2 दिन के, फिर देखते हैं चीजें क्या रुख लेंगी। मेरा केवल इतना ही कहना है कि इंडिया अलायंस जो चला था, जिस तरह से आप पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में अलग लड़ रहे हैं, पहले हरियाणा का रिजल्ट आएगा। अगर देखिए हरियाणा का जो रिजल्ट आएगा उसमें आप पार्टी जो पिछली बार वोट पाई थी उससे थोड़ी बहुत अगर आगे बढ़ती है पंजाब की तरह, तो निश्चित तौर पर उसका भी असर दिल्ली में होगा। लेकिन अगर हरियाणा में बिल्कुल फ्लॉप होती है, यानी इसका वोट परसेंट पिछली बार की तुलना में भी घट जाता है, तो आप तय जानिए कि इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं बहुत जल्दी अभी 2 घंटे में क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं कर सकता। नहीं, और उस लाइन पर कुछ बयान आने भी लगे हैं। रामकृपाल जी, अपने दर्शकों को बता दूं अभी कि एक बड़ी खबर, केजरीवाल के ऐलान पर हुड्डा का बयान आया। हरियाणा चुनाव पर इसका असर नहीं होगा, ये बात उन्होंने कही है। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उनकी मर्जी, ये कह रहे हैं हुड्डा। तो आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, केजरीवाल के ऐलान पर यह महत्वपूर्ण बयान हुड्डा की तरफ से सामने आ गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह बात कही कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, ये उनकी मर्जी। तो भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान सामने आया है। चूंकि यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल का जो ये कदम है, इसका
असर हरियाणा चुनाव पर भी हो सकता है। क्या होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, नतीजों से पता चलेगा। लेकिन सुनते हैं भूपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं। वो तो दावा कर रहे हैं हरियाणा में उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस स्वयं में सक्षम है और कांग्रेस के लोगों ने फैसला कर रखा है। हरियाणा के लोगों ने छत्तीसगढ़ का ये फैसला है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। वो दिल्ली में भी हरियाणा के साथ चुनाव कराने की मांग की है केजरीवाल। एक बात तो दीवान नजर आ रही है, ये जो खबर हम बता रहे हैं और कांग्रेस के कुछ नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता असहज इससे हो रहे हैं, जिस तरीके का कदम उठा लिया केजरीवाल ने। यह देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा थी कि केजरीवाल को जो बेल दी गई वो इसलिए ताकि हरियाणा में कांग्रेस को मुश्किल हो। एक तरीके से बीजेपी की चाल इसको बताया गया, इसलिए दिया गया। मुझे नहीं लगता कि ये दूर की कौड़ी है। देखिए, केजरीवाल ने जो पूरा फोकस रखा हुआ है वो दिल्ली पर रखा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली में बात बिगड़ सकती है, दिल्ली में बात को सुदृढ़, स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। इसलिए उन्होंने पूरा फोकस अपने बयान में दिल्ली पर रखा। हरियाणा वो नहीं गए। पिछली बार अगर आपको याद हो, जो उनका जेल से निकलने के बाद जब वो प्रचार के लिए बाहर निकले थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तब उन्होंने पूरा फोकस रखा था कैसे मैं पूरे देश में जाऊंगा, हर जगह प्रचार करूंगा वाली बात थी। वो यहाँ नहीं दिखाई दी। यहाँ पूरा फोकस उनका दिल्ली पर है। तो मुझे नहीं लगता कि वो हरियाणा को एम कर रहे हैं या हरियाणा को इसमें लपेटेंगे। उनकी पूरी कोशिश अब ये होगी कि दिल्ली में जो उनके पास बहुमत था, आने वाले जो चुनाव हैं उनमें भी उसी की तरह चुनाव में बहुमत मिले, जो फरवरी में होगा, जिसको वो जल्दी करवाना चाहते हैं। ये उनका फोकस है। तो ये ज़रूर बहुत सारे लोग कह रहे हैं और उनके समर्थक भी, विरोधी भी कुछ कह रहे हैं, विरोधी ज़्यादा कह रहे हैं, कुछ समर्थक भी कह रहे हैं कि भाई आपको बेल इसलिए दी गई ताकि आप उसको कमज़ोर करो। केजरीवाल समझते हैं चीज़ों को। केजरीवाल इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ने वाले हैं। ये जो कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को वो बनाएंगे, 2 दिन का समय मांगा, वो समझते हैं केजरीवाल इतने, अगर ऐसे ही होते तो वो इस जगह नहीं पहुंच पाते जिस जगह वो आज हैं। ये बात आप जान लीजिए केजरीवाल के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रामकृपाल जी, ये तो होगा ना कि हरियाणा में चुनाव प्रचार करने अब जाएंगे केजरीवाल, और आज का जो कदम उन्होंने उठाया है उसका क्या आपको लग रहा है कि उसका इंपैक्ट हो सकता है हरियाणा के चुनाव पर? जैसे दीवान जी कह रहे हैं, बात सही है। आज की जो उन्होंने भाषण दिया उसमें कहीं हरियाणा या इस तरह का कोई जिक्र नहीं आया, जबकि इसके पहले हरियाणा में शायद सुनीता जी भी गई हैं और भी लोग गए हैं। 90 सीटों पर जो कैंडिडेट खड़ा किया है, कोई भी नहीं छोड़ी है। अब उसके बाद जो बदली परिस्थितियां, जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखिए, केजरीवाल का जो आज फैसला हुआ, ऐसा नहीं कि अचानक हो गया है। जब से केजरीवाल बाहर आए हैं बहुत मंथन चला होगा और बहुत सारी चीजें रणनीति बनी होगी। बिल्कुल, तो उन रणनीतियों पर मैं आगे बात करूंगा रामकृपाल जी।